नो। दोस्तों, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा का ये अगला भाग है और इसका शीर्षक है मेरी पसंद। डॉक्टर मेहता सोमवार को मुझसे मिलने विक्टोरिया होटल पहुंचे। वहां से हम लोगों का पता लेकर नई जगह पर पहुंचे। जहाज पर मूर्खतावश मैंने दांत का रोग लगा लिया। वहां खारे पानी में नहाना पड़ता था, उसमें साबुन घुलता नहीं। मैंने साबुन लगाने में सभ्यता मान रखी थी। नतीजा यह हुआ कि शरीर साफ होने के बदले और चिकट होता गया। इससे दाद हो गई। डॉक्टर मेहता को दिखाया। उन्होंने मुझे जला देने वाली दवा एसिटिक एसिड दी। इस दवा ने मुझे खूब रुलाया। डॉक्टर मेहता ने हमारा कमरा वगैरह देखा और सिर हिलाया। यहाँ नहीं चल सकता। इस देश में आकर पढ़ने की अपेक्षा यहाँ के जीवन का अनुभव प्राप्त करना ही अधिक आवश्यक है। इसके लिए किसी कुटुंब में रहने की जरूरत है, पर फिलहाल तो तुम कुछ गढ़े बनाए जाओ। इसके लिए कि घर तुम्हारे रहने की बात सोची है, वहां तुम्हें ले चलूंगा। मैंने उनका सुझाव ध्यानपूर्वक स्वीकार किया। उन मित्र के यहाँ गया। उनकी ओर से मेरी खातिर में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा। अंग्रेजी रीति रिवाज सिखलाए। यह कह सकता हूँ कि अंग्रेजी थोड़ी बोल लेने की आदत उन्होंने ही डलवाई। मेरे भोजन का प्रश्न बहुत विकट हो गया। बिना नमक मसाले की सब्जियां नहीं रुचती थी। घर की मालकिन बेचारी मेरे लिए और क्या बनाती। सवेरे तो जई के आटे की लपसी बनाती, इसलिए थोड़ा पेट भर जाता, पर दोपहर और शाम को हमेशा भूखा रहता। मित्र मांसाहार करने को नित्य समझाते थे। मैं प्रतिज्ञा की आड़ लेकर चुप ही रहता था। उनके दलीलों का उत्तर देना कठिन था। दोपहर को केवल रोटी, साग और मुरब्बे पर गुजर करता। शाम को वही खुराक थे। रोटी के तो 2-3 टुकड़े ही लेता था। अधिक मांगते शर्म लगती थी। मुझे डटकर खाने की आदत थी। भूख तेज लगती थी और खूब खुराक चाहती थी। दोपहर या शाम को दूध नहीं मिलता था। मेरी यह दशा देखकर मित्र एक दिन चिढ़कर बोले, यदि तुम मेरे सगे भाई होते तो मैं औसे तुम्हें वापस भेज देता। निरक्षर माता से यहाँ की परिस्थिति जाने बिना की हुई प्रतिज्ञा की भी कोई कीमत है? इसे प्रतिज्ञा नहीं कह सकते। मैं तुमसे कहता हूँ कि कानूनन इसे प्रतिज्ञा नहीं मान सकता। ऐसी प्रतिज्ञा का आग्रह तो केवल एक अंधविश्वास है, और ऐसे अंधविश्वास से चिपटे रहकर तुम इस देश से अपने देश को कुछ भी न ले जा सकोगे। तुम तो कहते हो कि तुमने मांस खाया है। तुम्हें वो रुचा भी था, जहाँ खाने की कोई आवश्यकता न थी, और वहां तो खाया, और जहाँ खाने की खास जरूरत है वहां त्याग। कैसी विचित्र बात है। मैं टस से मस न हुआ। ऐसी बहस रोज होती। 100 रोगों की एक दवा न ही मेरे पास थी। मित्र मुझे जितना समझाते, मेरी दृढ़ता उतनी ही बढ़ती जाती। नित्य ईश्वर से रक्षा की याचना करता और वह पूरी होती। ईश्वर कौन है यह मैं नहीं जानता था, पर उस रंभा की दी हुई श्रद्धा अपना काम कर रही थी। एक दिन मित्र ने मेरे सामने बेथम की पुस्तक पढ़ना शुरू किया। उपयोगिता का अध्याय पढ़ने लगे। मैं घबराया। भाषा ऊंची थी। मैं बड़ी मुश्किल में समझता था। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया, मैं माफी चाहता हूँ, ऐसी बारीक बातें मेरी समझ में नहीं आती। मांस खाने की उपयोगिता मैं स्वीकार करता हूँ, पर अपनी प्रतिज्ञा का बंधन मैं नहीं तोड़ सकता। इसके बारे में दलील मैं नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ कि तर्क में मैं आपसे जीत नहीं सकता, पर मुझे मूर्ख या हठी मानकर इस विषय में क्षमा कीजिए। मैं आपके प्रेम का कायल हूँ।
आपका आशय समझता हूँ। आपको मैं अपना परम हितैषी मानता हूँ। यह भी देखता हूँ कि आपको दुख होता है, इसे आप मुझे इतना आग्रह करते हैं, पर मैं लाचार हूँ। मित्र देखते रह गए। उन्होंने किताब बंद कर दी। बस अब मैं बहस न करूंगा कहकर चुप हो गए। मैं खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने तर्क करना छोड़ दिया, पर मेरे विषय में उनकी चिंता न गई। वह सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, इनमें एक के लिए भी मुझे कभी न कहा। उल्टे उनसे बचने को ही कहते। उन्हें चिंता यही थी कि मांसाहार के बिना मैं कमजोर हो जाऊंगा और इंग्लैंड में निश्चिंत पूर्वक न रह सकूंगा। इस प्रकार एक महीना मैं नौसिखुआ बनकर रहा। उस मित्र का घर रिचमंड में था, अतः लंदन जाना हफ्ते में एक दो बार होता था। अब मुझे डॉक्टर मेहता तथा भाई दलपत राम ने किसी कुटुंब के साथ रखने का सोचा। भाई शुक्ल ने वेस्ट केसिंगटन में एक एंग्लो इंडियन का घर तलाश कर मुझे वहां रखा। घर की मालकिन विधवा थी। उसे अपने मांस त्याग की बात बताई। बुढ़िया ने मेरी देख रेख की जिम्मेदारी ली। यहाँ भी यहाँ भी भूखा रहना पड़ता। घर से मंगाई हुई मिठाई आदि अभी आई नहीं थी। यहाँ का सब खाना बेमजा लगता था। बुढ़िया सदा पूछती, पर वह करती क्या? दूसरे, मैं अब भी शर्मिला तो उतना ही था, इसलिए अधिक मांगते शर्माता था। बुढ़िया की दो लड़कियां थी, वे आग्रह करके थोड़ी रोटी अधिक दे देती, पर उन बेचारी को क्या मालूम कि उनकी सारी रोटियां मैं खा जाऊं, तब कहीं मेरा पेट भरे। पर अब मेरे पैर जमने लगे थे। अभी पढ़ाई तो आरंभ न हुई थी। मुश्किल से समाचार पत्र पढ़ने लगा था। यह भाई शुक्ल का प्रताप था। हिंदुस्तान में मैंने कभी समाचार पत्र नहीं पढ़ा था, पर सदा पढ़ते रहने के अभ्यास के कारण उन्हें पढ़ने का शौक पैदा हो सका। डेली न्यूज, डेली टेलीग्राफ और पेल मेल गजट पत्रों पर निगाह डाल देता, पर इसमें तो पहले मुश्किल से घंटा भर लगता रहा होगा। मैंने अब घूमना आरंभ किया। मुझे निरामिष अर्थात अन्नाहारी होटल तलाश करना था। घर की मालकिन ने भी बतलाया था कि लंदन में ऐसे भोजन गृह हैं। मैं रोज 10-12 मील चलकर लगाता किसी साधारण भोजनालय में जाकर पेट भर रोटी खा लिया करता, पर संतोष न होता था। यूं भटकते भटकते एक दिन मैं फेरिंगटन स्ट्रीट पहुंचा और वेजिटेरियन रेस्तरां का साइन बोर्ड पढ़ा। मनचाही वस्तु पा बच्चों को खुशी होती है, वही मुझे हुई। खुशी से भरा मैं अंदर घुसने को ही था कि दरवाजे के पास लगी शीशे की अलमारी में बिकाऊ पुस्तकें पर दृष्टि पड़ी। उसमें मेरी सॉल्ट की अनाहार की हिमायत, प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म नामक पुस्तक दिखाई दी। 1 शिलिंग देकर खरीदी, फिर खाने बैठा। विलायत आने के बाद आज पहली बार यहीं पेट भर भोजन मिला। ईश्वर ने मेरी भूख मिटाई। सॉल्ट की पुस्तक पढ़ी, मुझ पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। यह पुस्तक पढ़ने के बाद मैं स्वेच्छा से अर्थात विचार पूर्वक अनाहार का कायल हुआ। माता से की हुई प्रतिज्ञा मेरे लिए विशेष आनंददायक हो गई और जैसे अब तक यह मानता था कि सब मांसाहारी हो जाए तो अच्छा है, और पहले केवल सत्य की और पीछे प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए ही मांस त्याग कर रखा था, तथा आगे चलकर किसी दिन स्वयं स्वतंत्रता से प्रकट रूप में मांस खाकर दूसरे को मांस पार्टी में सम्मिलित करने का हौसला रखता था। वैसे ही अब स्वयं अनाहारी रहकर दूसरे को भी वैसा बनाने का लोभ उत्पन्न हुआ।